अब आगे बढ़ते हैं सर, पार्ट 2 में मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूँगा कि शायद आपने अपने स्टूडेंट से कभी करे हों, बट पब्लिकली इतनी बातें जो है वो हमारी होती नहीं है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपसे इतनी सारी बातें शेयर करते हैं, मैं भी आपसे काफ़ी सारे सवाल जब भी मौका मिलता है सवाल करता हूँ और सवालों के जवाब लेने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल ये है, आपके आइडियल्स कौन रहे हैं? जिनकी वजह से आपने सोचा कि आपको साइंस लेनी चाहिए या साइंस में आपकी रुचि किस प्रकार से आई? अ, बिल्कुल, देखिए हम बचपन से ही अ, हमें कोई ना कोई प्रभावित तो करता ही है। तो बचपन से ही मैं विज्ञान में मेरी जो आकर्षण रही है, वो मेरे जो अंकल हैं, वो गिरीश चंद्र दासगुप्ता, वो खुद अप घर में ही काफ़ी टिंकर करते थे। रेडियो में एक कोई तार लगा दिए कि साउंड का रिसेप्शन अच्छा होता है या नहीं। मैं उनको देखता था, वो टिंकर करते रहते थे। फिर और एक अंकल निताई चंद्र दासगुप्ता, वो भी टिंकर करते रहते थे। तो ये तो बचपन में मैं जब 5-6 साल उम्र का था, वो देखता रहता था और मैं भी खुद उनको उनके पास जाके मैं भी खुद प्रयास करता था टिंकर करना। फिर धीरे-धीरे मैं जैसे बड़ा रहा होता रहा, मेरे हाथ में मेरे अंकल गिरीश चंद्र दास गुप्ते के पास पीसी सरकार मैजिक किताबें थे, बंगला में थे। तो मैं पीसी सरकार मैजिक किताब पढ़ने लगा और खुद मैजिक सीख के मैजिक का डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में दिया करता था। और मैं देखता था, ये मैं करीब क्लास 6 में जब था, ये मैं करता था। फिर जैसे-जैसे मैं क्लास के ऊपर जाता गया और फिजिक्स सीखने को मिला, मैं देखा कि ये जो सारे मैजिक ट्रिक्स हैं, वो ज्यादातर फिजिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गई। तो मेरे जो स्कूल में टीचर्स थे, जैसे डॉक्टर भट्टाचार्य, फिजिक्स के टीचर डॉक्टर साहा, इन्होंने फिजिक्स के बारे में बहुत कहा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से फिजिक्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने, हमारे टीचर्स की बात मान के फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया। फिर जब मैं बिट्स पिलानी में मैं गया स्कूल के बाद, वहाँ पे कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, मैथमेटिक्स टीचर्स, जैसे प्रोफेसर बोस हो, प्रोफेसर कृष्णमूर्ति हो, या प्रोफेसर सी एस शास्त्री फिजिक्स के हों। तो इनसे बहुत प्रेरणा मिली। प्रोफेसर शास्त्री के साथ मैंने प्रोजेक्ट भी किया। प्रोफेसर मैथमेटिशियन प्रोफेसर आर के बोस के पास मैंने समर स्कूल किया, रैंडम ऑपरेटर्स के ऊपर काम भी किया। तो दोनों मैथमेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स, प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर शास्त्री से प्रेरणा लेके मैंने इंटरेस्ट से पढ़ा। फिर मैं बिट्स के बाद मैं जब पीएचडी के लिए ज्वाइन किया, मैं पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फिजिक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ था। तो हमारा पहले साल कोर्स वर्क हमें दिया गया और दो बहुत ही उत्कृष्ट फिजिसिस्ट तब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में, सीटीपी में थे। उनके नाम है प्रोफेसर आर राजारामन, जिनका इंटरव्यू आपने लिया है, और प्रोफेसर एन मुकुंदा। प्रोफेसर राजारामन वो हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाए और प्रोफेसर मुकुंदा हमें एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाए 1981 के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इन दोनों को टीचिंग करते हुए मैंने जब देखा, माय गॉड, द ब्यूटी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो प्रोफेसर मुकुंदा हमारे सामने एक छवि की तैयार करते थे, वो इतना ब्यूटीफुल होता था। मैंने तभी ठान लिया कि मैं अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं, तो प्रोफेसर मुकुंदा और प्रोफेसर राजारामन जैसे अध्यापक बनना चाहता हूं, जो उनके तरह टीच कर पाए। फिर मैं कोई कारणवश मैं आईआईएससी छोड़ के मैं टीआईएफआर चला आया 1982 में पीएचडी करने के लिए। और तब मैंने प्रोफेसर नार्लिकर के अंडर पीएचडी के लिए ज्वाइन किया। फिर नार्लिकर साहब का लेक्चर जब मैं सुना, बोला ओ,
इनकी लेक्चर करने की जो शैली है ये बिल्कुल अलग तरह का शैली है। वो बहुत कूल, मतलब बहुत सॉफ्ट वेज में, कूल वे में ब्लैक बोर्ड में लिखते जाते हैं और बहुत सिंपली एक्सप्लेन करते हुए जाते रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि 1 घंटे इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ कवर कर लिया? इतनी आसान तरीके से वो कवर कर लेते थे, और मुझे तो जो भी वो कवर करते थे समझ में आता था, समझ में बहुत आसानी से आ जाता था। और लेकिन 1 घंटे में लगता अरे इतनी सारी कवर कर लिए, क्या मैं सचमुच 1 घंटे में इतना कुछ समझ लिया? तो प्रोफेसर नार्लिकर साहब का भी एक अद्भुत शैली था। तो ये जो 3 उत्कृष्ट वैज्ञानिक, प्रोफेसर एन मुकुंदा, प्रोफेसर आर राजारामन और प्रोफेसर जे.वी. नार्लिकर, ये 3 जो हैं, मैं जब पीएचडी स्टूडेंट था, इन तीनों का प्रभाव मुझ पे बहुत ही पूर्ण रूप में इनका प्रभाव मिला। और ये तीनों लोग, देखिए टीचिंग तो एक और बात है, ये तीनों लोग रिसर्च में बहुत क्रिएटिव थे। नए नए आइडियाज कैसे आते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव है। तो इनको ऑब्जर्व करके मैं भी देखा कि इमेजिनेशन को, मैथमेटिकल इमेजिनेशन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि नए आइडियाज हम अपने खुद के मस्तिष्क से, नए मैथमेटिकल आइडियाज बाय डेवलपिंग मैथमेटिकल इमेजिनेशन। देखिए क्रिएटिविटी मतलब क्या? नया कुछ देना। पेंटिंग में क्रिएटिविटी जब होता है, हम इमेजिन करते हैं कि पिक्टोरियल नया कल्पना कैसे करते हैं। विज्ञान में, थियोरेटिकल फिजिक्स में अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, उसमें मैथमेटिकल इमेजिनेशन मतलब गणित का कल्पना शक्ति को डेवलप करना पड़ता है। तो ये मैंने इन तीनों को तीनों के संस्पर्श में आके मैं खुद को गणित में कैसे कल्पना शक्ति को बढ़ाया जाए, उसकी मैंने इनसे प्रभावित रहा। फिर बहुत सारे हमारे उम्र के बहुत सारे ऐसे उत्कृष्ट फिजिसिस्ट हैं जिनसे बात करके भी मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही तरह से काम करना चाहिए, जैसे प्रोफेसर अशोक सेन हो, प्रोफेसर समीर माथुर हो, प्रोफेसर तन्मय भट्टाचार्य हो, या प्रोफेसर गौतम मंडल हो। इनके साथ मेरा बहुत डिस्कशन होता था जब मैं टीआईएफआर में था। तो फिर मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आया, एज ए फैकल्टी मेंबर 93 में ज्वाइन किया दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने 4 अध्यापकों को देखा जिनकी फिजिक्स में बहुत ही डीप इंसाइटफुल नॉलेज मैंने देखा इनमें है। जैसे प्रोफेसर अशोक मित्रा हो, या प्रोफेसर सुधेंदु राय चौधरी हो, या प्रोफेसर कमल दत्ता हो, या प्रोफेसर प्रमोद श्रीवास्तव हो। इन चारों को एज कोलीग्स इन माय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इनके साथ डिस्कस करके मैंने बहुत कुछ नए चीज मुझे सीखने को मिला। तो मैं तो समझता हूं कि हर पहलू में आप देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग आसपास रहते हैं, और उनसे हमें बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही ज्ञान हम उनसे लेते ही रहते हैं। जी। और ये आपके लेक्चर्स में भी ये चीजें दिखाई देती हैं कि जब आप लेक्चर देते हैं, मैं इतना सौभाग्यशाली तो नहीं रहा कि आपकी क्लास में बैठ के लेक्चर्स ले सकूं, बट विज्ञान समागम के दौरान और तमाम तरह के जो सेमिनार्स होते हैं उनमें मैंने आपके लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड किए हैं। और शॉर्ट साइल रेडियस का मुझे याद है कि मुझे कोई कोई आइडिया नहीं था शॉर्ट साइल रेडियस क्या होती है, क्या नहीं होती, किस तरह की होती है, कुछ कुछ नहीं पता। पर आपका एक लेक्चर अटेंड किया था मैंने, और उसके बाद मतलब चीजें समझ आई। मैंने कहा हाँ,
ठीक है, एक चीज जो है वो घर लेके जा रहा हूँ मैं कि शॉर्ट चाइल्ड रेडियस मेरे को समझ में आया कि ब्लैक होल का क्या होता है। तो वो चीज जो है वो मैंने एक्सपीरियंस करी उस दिन। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर। तो अगर एक चीज अब एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, कोई एक वैज्ञानिक ऐसे भारत के कोई भी एक वैज्ञानिक जिनसे आपको पढ़ने का मौका मिले, कि आप नहीं पढ़े हैं उनसे बट आपका मन है, तो कोई है ऐसे वैज्ञानिक कि जिनसे जो आप मानते हो कि इनसे अगर पढ़ने का मौका मिले तो मैं इनकी क्लास कभी नहीं छोड़ूंगा? बहुत सारे हैं असल में। जैसे मैं अगर प्रोफेसर ईसीजी सुदर्शन, देखिए प्रोफेसर ईसीजी सुदर्शन वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में तो प्रोफेसर थे, लेकिन भारत में सीटीएस, सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स, सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस बेंगलोर में भी उनका प्रोफेसरशिप था। तो मुझे खेद है कि मैं प्रोफेसर सुदर्शन से कभी कोई लेक्चर्स या क्लासेस नहीं की, क्योंकि प्रोफेसर सुदर्शन जो है उनका जो माइंड था बहुत ही क्रिएटिव माइंड था, बहुत ही अनोखे अनोखे आइडियाज उनके दिमाग में आता था। और कहा जाता है कि वो उनसे लेक्चर लेने से कैसे नॉन लॉज, फिजिकल लॉज से आगे कैसे जाएं, वो सीखने को मिलता है। तो मैं मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं प्रोफेसर सुदर्शन से ज्ञान हासिल कर पाऊं। एक ही बार उनके साथ इंटरेक्शन मेरी हुई थी पूना में। मैंने जब एक गेजिंग ऑफ डुअलिटी सिमेट्री का काम किया था, उनसे थोड़ी देर के लिए इंटरेक्ट किया था, बस वही मेरा इंटरेक्शन था। लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनसे एक फुल कोर्स लूं कभी। फिर मुझे बताया जाता है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर होके आया, मुझे बताया जाता है कि प्रोफेसर अशोक मित्रा और प्रोफेसर एस विश्वास, ये दोनों जब फिजिक्स पढ़ाते थे, हालांकि दोनों की शैली अलग थे, लेकिन इन दोनों का जो फिजिक्स टीचिंग था वो बिल्कुल अनोखा था। एक से तो सिस्टमेटिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मिल जाता था, और एक से कैसे नए नए तरह से हम सोच सकते हैं, एक उनसे मिलता था। तो मुझे ये खेद है कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र कभी नहीं रहा, और इसीलिए प्रोफेसर अशोक मित्रा और लेट प्रोफेसर एस विश्वास की जो टीचिंग से वंचित रह गया। मैं कभी इनसे कोई ज्ञान हासिल कर नहीं पाया। जी, जी। तो काफी सारे नाम जो है वो आपकी लिस्ट में तो हैं, और मतलब आप चाहते थे कि आप उनसे पढ़ें, पर अभी के टाइम पे आप उनकी कहानियां जो हैं वो लोगों तक जरूर पहुंचा सकते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो जरूर माध्यम बनेंगे उस चीज के। तो सर, अगर आपको विज्ञान, अगर एक आपको ऐसे अलग से चांस दिया जाए कि विज्ञान जो है वो उसको आप नहीं चूज कर सकते, एक ऐसा इमेजिनरी सिनेरियो बनाते हैं कि एक अगर विज्ञान लाइफ में ना होता तो आप क्या करते, मतलब तो क्या जो है वो ऐसा करियर पाथ है जो आप चुनते, या जिस चीज में आप अपने आप को देखते कि मैं ये बनना चाहता हूँ? वो मैं चूज करता लेखक का रूप, क्योंकि मैं अभी भी शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, और कुछ कुछ मेरे पब्लिश भी हुए हैं साइंस रिपोर्टर में, साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज। तो मुझे बचपन से ही, बचपन मतलब
मतलब क्लास 6 से ही मैं स्कूल मैगजीन के लिए कुछ ना कुछ लिखता था, जो स्कूल मैगजीन्स में पब्लिश होते थे, क्योंकि मैं बचपन से कहानी बहुत पढ़ता था, खास करके बंगला उपन्यास। मैं जब स्कूल में था, मैं कम ही अंग्रेजी उपन्यास पढ़ी थी। बाद में अंग्रेजी उपन्यास भी काफी पढ़ा, लेकिन मैं जब स्कूल में था बंगला उपन्यास बहुत पढ़ता था। और मुझे उपन्यास और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए मैं बचपन से ही जो हमारे एपिक्स हैं, मैं बचपन से ही रामायण महाभारत तो पढ़ता ही रहता था। और मॉडर्न उपन्यास, आप शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को ले लीजिए, या कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कहानियां या नॉवेल ले लीजिए, या व्यंकेश बख्शी की स्थापना करने वाले शरदिंदु का रचना ले लीजिए। ये सारे मैं बचपन से ही पढ़ता रहता था। खास करके सतीत रे के कहानियां, प्रोफेसर शंकु साइंस फिक्शन सीरीज हो, या ट्वाइलाइट जोन जैसे कहानियां, जो सतीत रे माहिर थे वो कहानियां हो, या डिटेक्टिव कहानियां जैसे फेलुदा के कहानियां हो, ये सारे मैं पढ़ता रहता था बचपन में। और इसलिए वो कहानियां पढ़ के मैं खुद लेखक बनना चाहता। तो मैं अगर विज्ञान में नहीं आता तो मैं जरूर से लेखक बनता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। काफी काफी अच्छी, काफी अच्छी जो है वो चीज आपने जो है, मतलब एकदम ऐसे, ये नहीं कि सोचा हो आपने कुछ, एकदम से आपने बताया कि लेखक जो है वो पूरी तरह से वो जस्टिफाइड रहेगा मेरे लिए। तो आप सर कुछ अगर बुक्स रेकमेंड करना चाहें साइंस फिक्शन वाली, या साइंस फिक्शन स्टोरीज जो रेकमेंड करना चाहें, क्योंकि आज के टाइम पे साइंस फिक्शन जो है वो फिल्म में, सीरीज में तो बहुत दिखाया जाता है, बट एक रीडिंग पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं लैग करता है, क्योंकि सीरीज वगैरह हम लोगों को मिल जाती हैं। तो कौन से वो चीजें होंगी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, अगर बंगला लैंग्वेज में कहूँ, बंगला लैंग्वेज में जो एक बहुत ही ओरिजिनल शैली का साइंस फिक्शन स्टोरीज की एक अवदान है, वो है प्रेमेंद्र मित्र का एक घनादा कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि आजकल घनादा की जो स्टोरीज हैं उनकी अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुकी है। लेकिन घनादा स्टोरीज जो साइंस फिक्शन स्टोरीज असल में हैं, लेकिन घनादा कैरेक्टर, वो कैरेक्टर है, वो फेंकते हैं, वो कहानियां फेंकते हैं, वो बहुत फेंकते हैं, बोलते हैं मैं ये किया, मैं वो किया। उनकी जो फेंकने वाली कहानियां में साइंस फिक्शन रहता है। वो एक बहुत अजीब किस्म का साइंस फिक्शन की रचना जो प्रेमेंद्र मित्र किए थे, वो बहुत ओरिजिनल शैली था। और उसके वजह से उनको एक अमेरिकन मैगजीन ने इंटरव्यू भी किया, क्योंकि अमेरिकन ऑथर्स उन्होंने ये देखा कि जो घनादा साइंस फिक्शन है वो बिल्कुल अलग है, कोई पाश्चात्य साइंस फिक्शन जो होते हैं उनसे करीब बहुत ही अलग है, ओरिजिनल है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय नौजवान हैं जो साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, वो घनादा स्टोरीज, जो ऑथर है प्रेमेंद्र मित्र, आजकल मेरे ख्याल से कुछ कुछ घनादा स्टोरीज उसकी अंग्रेजी अनुवादन हो चुकी है, वो पढ़ सकते हैं। फिर बंगला में बहुत सारे साइंस फिक्शन ऑथर्स रहे हैं, जैसे अदृश्य वर्धन, जिनका एक साइंस फिक्शन कैरेक्टर था प्रोफेसर नट बोल्ट डिस्क, नट बोल्ट चक्र। फिर सतीत रे के खुद का साइंस फिक्शन स्टोरी, जिसका जो प्राइम वैज्ञानिक होते थे, कैरेक्टर होते थे, उनका नाम था प्रोफेसर शंकु। हाल ही में प्रोफेसर शंकु के ऊपर एक हिंदी अंग्रेजी फिल्म भी बन चुकी है। तो प्रोफेसर शंकु के साइंस फिक्शन स्टोरीज भी हैं। अगर हम मराठी साइंस फिक्शन में जाएं, मराठी साइंस फिक्शन में प्रोफेसर जयंत नार्लिकर ने बहुत सारे साइंस फिक्शन
स्टोरीज और उपन्यास भी लिखे हैं। कुछ साइंस फिक्शन स्टोरीज और उपन्यास प्रोफेसर जयंत नार्लिकर के उनकी अंग्रेजी रूपांतर, अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी है। और हमारे भारतीय साइंस फिक्शन में खास करके बंगाल और महाराष्ट्र से बहुत कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। और मेरे अगर साइंस फिक्शन कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे साइंस रिपोर्टर में वो गूगल में भी कभी कभी मिल जाता है वो स्टोरीज। मैंने लिखा है द आइंस्टीनियन कॉमेडी ऑफ एरर्स, एक कहानी लिखी थी। फिर एक कहानी है द फ्रॉइडियन प्राइमर टू गैलेक्सीज, एक कहानी है। फिर एक कहानी लिखा है अमिताभ बच्चन कॉस्मोस अनलिमिटेड, वो भी गूगल में मिल जा सकता है या मेरे ब्लॉग स्पॉट में भी मिल सकता है। खैर, ये तो रहा लोकल साइंस फिक्शन स्टोरीज। लेकिन आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे साइंस फिक्शन स्टोरीज की बात करें तो कुछ कुछ ऑथर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो रे ब्रैडबरी, अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर हैं रे ब्रैडबरी। उनकी साइंस फिक्शन स्टोरीज जैसे मार्शियन क्रॉनिकल्स हो या फ़ारेनहाइट 451 वो हो, बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइंस फिक्शन स्टोरीज रे ब्रैडबरी के हैं। या आइजैक एसिमोव के साइंस फिक्शन स्टोरीज, उनके रोबोट बेस्ड साइंस फिक्शन स्टोरीज। एसिमोव के स्टोरीज में 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स भी पाए जाते हैं। तो एसिमोव के बहुत सारे साइंस फिक्शन स्टोरीज बहुत ही उम्दे किस्म के हैं। या ब्रिटिश साइंस फिक्शन ऑथर आर्थर सी क्लार्क हों, जिनकी साइंस फिक्शन स्टोरीज जैसे 2001 स्पेस ऑडिसी, 2010 स्पेस ऑडिसी, बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस फिक्शन स्टोरीज हैं। तो हमारे नौजवान ये सारे स्टोरीज पढ़ सकते हैं। देखिए, साइंस फिक्शन का जो एक जॉनर है, ये जॉनर का ये खासियत है कि साइंस फिक्शन स्टोरीज वो एक ऐसा भविष्य या एक ऐसा दुनिया की कल्पना करते हैं जो अभी तो दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लॉज से वो उसकी संभावना है। तो साइंस फिक्शन इज दैट जॉनर ऑफ लिटरेचर in which a world or a society is imagined which we don't see in our real world or real life, but which is possible given the existing laws of science and technology. तो उसमें साइंस फिक्शन में लैंग्वेज की क्रिएटिविटी हो या विजुअल इमेजिनेशन की क्रिएटिविटी हो या नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, ये सारे एकत्रित होते हैं। और इन सारों चीजों का, साइंस हो या लिटरेचर हो या विजुअल इमेजिनेशन हो या टेक्नोलॉजी हो, इनकी सामंजस्य से एक जो कला बनता है वो है साइंस फिक्शन का जॉनर। जी, तो काफी सारे रिकमेंडेशंस जो है वो हम लोगों को मिल चुके हैं। और जो भी लोग साइंस फिक्शन में रुचि रखते हैं वो जरूर जो है वो जाकर पढ़ें इन सारी चीजों को। और हाँ, और 2000 एक साइंस फिक्शन ऑथर का नाम मैं भूल गया, वो है फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल खुद एक बहुत ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट कम एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उनका भी बहुत सारे साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं, जैसे ए फॉर एंड्रोमीडा हो या डार्क क्लाउड्स हो, बहुत ही अनोखे साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं। वो भी बहुत दिलचस्प हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, लेट प्रोफेसर फ्रेड हॉयल वो थे पीएचडी सुपर एडवाइजर ऑफ प्रोफेसर जयंत नार्लिकर, और मैं जयंत नार्लिकर के अंडर पीएचडी किया हूँ। तो फॉर मी लेट प्रोफेसर फ्रेड हॉयल इज द ग्रैंडफादर सुपरवाइजर। जी तो जी उनके भी बहुत
दिलचस्प साइंस फिक्शन नॉवेल्स और स्टोरीज। So what do you think about the multiverse, the multiversal theories which are going on in the science fiction genre? These are getting famous day by day. So what do you think about the multiverse? नहीं, दे आर अगेन पॉसिबिलिटीज, क्योंकि मल्टीवर्स आजकल की जो स्ट्रिंग थियोरी है, जिनमें हमारे ही भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर अशोक सेन हो या प्रोफेसर गोपा कुमार ऑफ ICTS बैंगलोर हो, आजकल प्रोफेसर अशोक सेन भी ICTS ज्वाइन किए हैं बैंगलोर, तो इन दोनों के बहुत उम्दे काम है स्ट्रिंग थियोरी में। सो स्ट्रिंग थियोरी से ही जो लैंडस्केप की आइडिया मिलती है, विभिन्न लैंडस्केप में विभिन्न तरह के यूनिवर्स हो सकते हैं, मल्टीवर्स की आइडिया मिलते हैं, तो वो स्ट्रिंग थियोरी से आते हैं। तो जो साइंस फिक्शन स्टोरीज बेस्ड ऑन मल्टीवर्स इज इंस्पायर्ड बाय स्ट्रिंग थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स की भी उल्लेख साइंस फिक्शन में होती है। पैरेलल यूनिवर्स, उसकी जो इंस्पिरेशन आती है, क्वांटम थियोरी का एक इंटरप्रिटेशन है, एवरेट व्हीलर इंटरप्रिटेशन ऑफ मेनी वर्ल्ड थियोरी ऑफ क्वांटम मेजरमेंट। तो एवरेट व्हीलर का जो मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है, वो बोलता है कि हमेशा कोई भी क्वांटम इंटरेक्शन में हर कोई चीज एक अलग अलग दुनिया में स्प्लिट करता रहता है। तो इससे भी पैरेलल यूनिवर्स लेके बहुत सारे साइंस फिक्शन स्टोरीज जिसपे टाइम ट्रैवल होता है, टू अवॉइड टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स लाइक गोइंग बैक इन टाइम एंड किलिंग वंस ग्रैंडफादर, उस पैराडॉक्स को भी सॉल्व किया जाता है बाय गोइंग इनटू पैरेलल यूनिवर्सेस, व्हिच इज अलाउड बाय द एवरेट व्हीलर थियरी ऑफ मेनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। तो ये मल्टीवर्स हो या पैरेलल यूनिवर्स हो, जिसके ऊपर बहुत सारे साइंस फिक्शन स्टोरीज बने हैं, दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय थियरीज इन फिजिक्स। तो हालांकि हमें पता नहीं सचमुच स्ट्रिंग थियरी का मल्टीवर्स आइडिया सचमुच में है या नहीं, ये हमें पता नहीं, या एवरेट व्हीलर इंटरप्रिटेशन ऑफ मेनी वर्ल्ड थियरी ये क्या वाकई सच है, ये भी हमें पता नहीं है। सो बोथ ऑफ दीज आर स्टिल एट ए थियोरेटिकल डोमेन। जी जी, कोई ऐसी साइंस फिक्शन मूवी है जो आपको बहुत पसंद हो, या फिर आपने जिसे देखा और आपको लगा हो कि हाँ, ये कुछ अच्छी स्टोरी और कुछ अच्छा साइंस जो है इन्होंने परोसा है हमारे सामने? हाँ, देखिए, मैं जो फर्स्ट हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी देखी थी, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। शायद मैं रिलेटिविटी में रिसर्च का जो डिसीजन उस मूवी से मुझे मिला था, वो है द ओल्ड 1968 द प्लैनेट ऑफ द एप्स। 1968 में एक हॉलीवुड मूवी बनी थी, द प्लैनेट ऑफ द एप्स। उसमें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और ट्विन पैराडॉक्स का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो वो मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक नहीं था, स्क्रीन प्ले ठीक नहीं था, कहानी तो ठीक थी, लेकिन स्क्रीन प्ले और एक्टिंग ठीक नहीं था। लेकिन एज ए फिल्म, क्योंकि मैंने जैसे ही बिट्स पिलानी में एंट्रेंस लिया, बिट्स पिलानी में हमारा एक हॉस्टल डे फंक्शन में ये मूवी दिखाया गया था, एंड दैट मूवी इंस्पायर्ड मी अ लॉट। उसके बाद ऑफ कोर्स मेनी साइंस फिक्शन फिल्म्स इंस्पायर्ड मी एंड मोटिवेटेड मी अ लॉट। एक तो है माइनॉरिटी रिपोर्ट बाय स्टीवन स्पीलबर्ग, या क्लोज एनकाउंटर of the third kind, again by Steven Spielberg. तो स्टीवन स्पीलबर्ग एंड जॉर्ज लुकास के निर्माणित many science fiction movies are very inspiring, but also movies like Blade Runner, Ridley Scott movies, Blade Runner हो या Alien हो, ये भी movies मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हॉलीवुड से बहुत उम्दा किस्म के साइंस फिक्शन स्टोरीज आते ही रहते हैं। लेकिन अभी जो प्रोफेसर शंकु के ऊपर जो एक मूवी बना है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा उसमें देखने को मिलता है, वो फिल्म मैंने अभी तक देखा नहीं है। मौका मिलेगा तो वो भी देखूंगा। कौन सी मूवी सर वो है? उसका नाम एक बार
जो जो शंकु सर की आप मूवी बता रहे हाँ, हैं। प्रोफेसर शंकु एंड एल्डोरेडो। मूवी का नाम है प्रोफेसर शंकु एंड एल्डोरेडो। ये एक कहानी थी जो लेट सत्यजीत रे ने लिखी थी, लेकिन हाल ही में उसके ऊपर मूवी बनाया गया है और वो इंटरनेशनल एक्टर्स उसमें एक्टिंग किए हैं। और प्रोफेसर शंकु की भूमिका जो एक्टर निभाए हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर, बंगाली फिल्म्स के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर धृतिमान चैटर्जी। धृतिमान उन्होंने चटर्जी। प्रोफेसर शंकु की कैरेक्टर में आए हैं। प्रोफेसर धृतिमान चैटर्जी, उन्होंने हिंदी मूवी भी की है। ये हाल ही में एक मूवी मैंने देखा अमिताभ बच्चन के साथ, धृतिमान चैटर्जी का एक फिल्म मैंने देखा, बहुत ही रिसेंट फिल्म। वो मूवी का नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर गया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था मूवी, जिसमें इमरान हाशमी भी है। वो एक कोल्ड हिमाचल में ट्रैप क्या हो नाम है, जाते हैं। कोर्ट कोर्ट टाइप कुछ मूवी है हाँ, ना कि। एग्जैक्टली, वेयर ऑल दीज लॉयर्स दे, because they are trapped in a snowstorm, they make a trial out of Imran Hashmi, और दिखाते हैं कि इमरान हाशमी was involved in a murder of the husband of a woman। और उसमें धृतमान चैटर्जी इज ऑल्सो देयर। मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हिंदी फिल्म। अभी रिसेंटली ही आई थी। करेक्ट, करेक्ट। चेहरे चेहरे हाँ, समथिंग लाइक दैट, यस। चेहरे, शायद चेहरे, चेहरे, हाँ। चेहरे, यस। हाँ। तो सेम धृतिमान चैटर्जी हैज एक्टेड एज प्रोफेसर शंकु in the film Professor Shunku and El Dorado। जी। तो सर, आपके कॉलेज के दिन जब हुआ करते थे, तो आजकल कॉलेज टाइम पे हम लोग मतलब जब कॉलेज खुले हुए थे 2019 में जब खुले हुए थे, तब तो हम लोग मतलब खाने के लिए कहीं चले गए, किसी ढाबे पे चले गए, कहीं दोस्तों के साथ। मतलब एक पढ़ाई के साथ-साथ एक फन एलिमेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ा रहता था। कभी किसी, जैसे अगर डीयू में हम पढ़ते हैं तो सुदामा की चाय हो गई, और कोई फतेह की कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो वो फ़ेमस-फ़ेमस चीज़ें हम लोग खाते थे, इधर-उधर मतलब जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो आपके टाइम पे क्या ऐसी चीज़ों का चलन था कि मतलब इस तरह से कोई चीज़ फ़ेमस हो, वहाँ खाने जाना, या फिर देर रात कभी पिक्चर देख के आना, कुछ कुछ ऐसा चलन था कुछ? नहीं, बहुत बिल्कुल। देखिए, जब हम टीनेजर होते हैं या यंग होते हैं, तब ये सब तो करते ही रहते थे। तो मैं जब बिट्स पिलानी में गया, क्योंकि वो बिल्कुल रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, सब हॉस्टल में ही हम रहते थे, तब पिलानी जो जो कि अभी भी एक स्मॉल टाउन ही है, वहां पे दो एरिया थे जब हम बाहर खाने जाते थे। एक तो है सीपी, जिसको बोलते थे इंस्पायर्ड बाय कनॉट प्लेस। वहां पे ब्लू मून एक छोटा रेस्टोरेंट हुआ करता था, या कपूर जी था, जहां हम कभी कभी लेट नाइट मिल्क शेक्स, समोसे या सैंडविच खाने चले जाते थे। ब्लू मून में मुझे अभी भी पता है, बहुत अच्छे समोसे मिलते थे पुदीना चटनी के साथ। या एक और एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम मैं भूल गया, जहाँ पे बहुत अच्छा पनीर पकोड़ा मिलता था। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था, भूल गया, कोई बात नहीं। तो हम वो तो करते ही थे, जाते थे। और नूतन बस स्टैंड में अगर अगर हमें मिठाई खाने की अचानक शौक होती थी, तो हम पेड़े खाने चले जाते थे नूतन में, जहाँ पे राजस्थानी पेड़े मिलते थे, गजक मिलते थे। और जब हम छुट्टियों में घर आते थे, तब तो बहुत रेस्टोरेंट्स जाते थे, चाइनीज रेस्टोरेंट्स हो या मुगलाई खाने के लिए रेस्टोरेंट्स हो, ये सारे हम करते थे। लेकिन तब के टाइम में और अब के टाइम में एक फर्क है। तब ना तो केबल टेलीविजन होती थी, ना सोशल मीडिया था, तो इसलिए हमें सोशलाइज हम दोस्तों के साथ करते थे। बहुत
डिबेट और आर्गुमेंट्स देर रात तक हम करते थे, और फिजिकली बहुत खेल कूद भी करते थे। सोशल मीडिया नहीं थी, केबल टीवी नहीं था, इसलिए हम ज्यादा टाइम इन चीजों में डिवोट नहीं करते थे, ताकि हमें नॉवेल पढ़ने के लिए टाइम रहता था, किताब पढ़ने के लिए टाइम रहता था। तो ये एक चीज था। तो मैं मेरी स्वर्गवासी पत्नी डॉक्टर रत्नश्री से मैं मजाक में ये कहा करता था कि थैंक गॉड व्हेन आई वाज यंग देयर वाज नो केबल टीवी, नो सोशल मीडिया, दैट्स व्हाई आई कुड वर्क। एटलीस्ट जो भी मैं काम करता था वो अध्ययन करने का मुझे समय मिलता था, क्योंकि मुझे खेलने में भी काफी रुचि थी, और लेखन पढ़ने, लिटरेचर के चीज पढ़ने का भी बहुत शौक था। लेकिन क्योंकि तब केबल टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, मेरे लिए पढ़ने का भी स्लॉट्स रहा करता था। तो आजकल के सर, टाइम में शायद मैं पढ़ाई करने में उतना टाइम नहीं दे पाता। आप कौन से गेम्स खेला करते थे, स्पोर्ट्स या मैं गेम्स? वॉलीबॉल खेला करता था, और स्कूल लेवल में मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। लेकिन जब मैं बिट्स पिलानी में चला गया, तब क्रिकेट वो बहुत एमेचर लेवल का ही क्रिकेट खेलता था, नॉट प्रॉपर क्रिकेट। स्कूल लेवल में प्रॉपर क्रिकेट खेलता था, और स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था रीजनल क्रिकेट में। लेकिन जब मैं बिट्स में आया, तब ज्यादातर मैं वॉलीबॉल खेलता था, और टीआईएफआर जब ज्वाइन किया तब वॉलीबॉल और फुटबॉल बहुत खेला करता था। क्रिकेट भी खेला करता। तो क्रिकेट टीआईएफआर में क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल हम खेलते थे, मैचेस भी होते थे। तो काफी 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 बढ़िया। अभी तक जितने जितने मतलब जब भी मैं बैठता हूँ और बातें करता हूँ इस तरह से, तो जब भी क्रिकेट की बातें होती हैं तो मेरे को याद आती है बस एक एक ही वैज्ञानिक की याद आती है मुझे, टीवीआर सर की। जो जो कहानियां उन्होंने मुझे क्रिकेट की सुनाई ना, मतलब दैट दैट वाज मतलब कि ऐसी ऐसी कहानियां कि मेरे को लगता था कि मैं पिच पे खड़ा हुआ हूँ अभी उनके साथ कहीं पे। तो क्रिकेट से तो हमारा इंडियंस का एक बहुत ही अच्छा जो है वो नाता है। अब बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जब स्कूल में थे, तब हमारे टाइम में क्रिकेट वाज ए, जैसे ही इंडिया अजित वाडेकर के कैप्टनशिप के दौरान फर्स्ट टाइम इंडिया वन इन एन इंटरनेशनल टूर, आई थिंक they won against England in a इंग्लैंड में, हाँ। English trip. That's the first time. Ajit Wadekar was the captain. Sunil Gavaskar was the team. Um, Vishwanath was in the team. So from that time onwards, cricket had sort of fired our imagination. We were school students, and उसके बाद वेस्ट इंडीज जब आए इंडिया में खेलने मैच, Sobers became a star. Then later on, in the next West Indian campaign, I remember Holdings, Michael Holding, Andy Roberts, ये सारे बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो क्रिकेट, when I was in school, cricket had taken our imagination. तो स्कूल में मैंने बहुत दिलचस्पी से क्रिकेट खेला करता था। 83 की कोई याद है सर? Yes, I was in TIFR, and we watched the Prudential Cup. Today we call that the World Cup. Prudential Cup match where finals में Indian won. Kapil Dev was the captain. Binny Rogers, Gavaskar, um, uh, um, Professor Prajwal Shastri's cousin brother, Shastri. They were all there in the team. Ravi Shastri. ये मेरे को नहीं पता था। Yeah, Ravi Shastri is cousin brother of Professor Prajwal Shastri. बात करनी पड़ेगी मैम से इस बारे में। सही 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 सही, काफी सही काफी सही। ये मतलब मुझे कई बार ऐसी ऐसी चीजें पता लगती है कि मतलब मैं एकदम ही हैरान हो जाता हूँ। Now, तो I came to know when I joined TFR. Remember that they are same batchmate, right? So I came to know as soon as I joined. Of course, Professor Prajwal Shastri
she had joined the Ooty Radio Telescope observations in TIFR. So I did not meet her much in TIFR because I was in Mumbai. But that time ये सेम बैच है जिसमें शंकर सर और शंकर सर भी थे और शायद आर शंकर सर नहीं, आर शंकर इज 19 I think he joined in 1980 in TIFR. वो शायद Professor Prajwal Shastri joined in 81. संजय जैन सर. हाँ. Yes, Sanjay Jain, Professor Sanjay Jain joined in 1981. So Professor Sanjay Jain and Professor Prajwal Shastri, same batchmate. Although I am technically their batchmate because I also passed out in 81, my master's, but I had joined IISc Bangalore for my PhD. So I joined TIFR in 1982. Sanjay Jain and Prajwal Shastri, they had joined TIFR in 1981. So when I had joined TIFR, I was told that Professor Prajwal Shastri is cousin sister of Ravi Shastri, the cricketer. जी, काफी सही. अच्छा सर, एक चीज है जो शायद आपके स्टूडेंट्स और आपके साथ रहने वाले लोग जो हैं वो जानते होंगे. एक बार शायद हमने इस चीज के एक झलक देखी है. आपने क्लासिकल संगीत भी सीखा है, अगर मैं जी, सही मैं जब तो. TIFR में था, हमारे एक गुरु थे पांचाल जी TIFR में वर्कशॉप में थे, और वो क्योंकि वो खुद हिंदुस्तानी क्लासिकल उन्होंने खां साहब, मुंबई के खां साहब से सीखी थी, तो वो कई TIFR के स्टूडेंट्स हो या पोस्ट डॉक्टरल मेंबर्स को वो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सिखाते थे. तो मैं 2 साल उनका शिष्य रह चुका. जी. तो उनकी प्रेरणा से ही मुझे जो क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, उनके अंदर जो ब्यूटी है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो मुझे सही मात्रा, सही दिग्दर्शन से उनसे ही मुझे प्राप्त हुई, मेरे गुरु पांचाल जी से. जी, एक झलक मैंने अपने बीएससी के टाइम पे वो देखी थी, जब 2016 में आप श्री अरविंदो कॉलेज में आए थे, तब मैं एक झलक उसकी देखी थी. तब मुझे हमने पहले साइंटिस्ट देखा था, पहली बार जब आपको देखा तो नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, हमने पहली बार संगीत देखा में था लाइव आपको. मतलब किसी भी साइंटिस्ट से हम मतलब ऐसे जो होशो हवास में, मतलब कि बचपन में तो क्योंकि पिताजी जो है वो एक वैज्ञानिक संस्था में ही हैं, तो वैसे वैज्ञानिकों से मुलाकात होती है, पर वो जो फाउंडेशन डे पे होती है तो उस समय तो कोई विज्ञान की बातें नहीं कर रहा होता. तो पहली बार जब मतलब कि हाँ देयर इज अ साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट से जो पहली बार हम लोग मिले थे, वो मेरा इंटरेक्शन तो आपके साथ हुआ था. देखिए, आप अगर चाहेंगे, आप प्रोफेसर पूर्ण प्रज्ञा को आप इनवाइट कर सकते हैं. प्रोफेसर पूर्ण प्रज्ञा एक मैथमेटिशियन है जो यूएसए में है, और वो एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट भी है. क्लासिकल कर्नाटिक शैली में वो वायलिन बजाते हैं. तो कभी अगर मौका मिले, अगर वो टाइम दें, तो आप प्रोफेसर पूर्ण प्रज्ञा, जिनसे TIFR में मैं जब था कुछ साल एक ओवरलैप थी प्रोफेसर पूर्ण प्रज्ञा से, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन गणितज्ञ के होने के साथ साथ एक बहुत ही उत्कृष्ट वायलिनिस्ट है. जी, म्यूजिक से एक अलग सा रिश्ता है साइंस के लोगों का म्यूजिक से, चाहे किसी का डायरेक्ट हो चाहे किसी का इनडायरेक्ट हो. भाभा तो मतलब क्या ही कहें उनका तो,
वो तो आर्टिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। रामन सर ने रिसर्च, भले ही वो खुद ना बजाते रहे हों, उनके बड़े भाई बजाते थे, बट उन्होंने काफी रिसर्च करी थी, एकोस्टिक्स पर करी थी, और जितने भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स थे उन पर उन्होंने रिसर्च करी। एंड काफी सारे लोग काफी सारी बीआरसी के चीज। एक डायरेक्टर थे जो पियानो में बहुत ही एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट थे, उनका नाम स्लिप कर गया, वो गुजर गए हैं। एक जमाने में वो बीआरसी के डायरेक्टर थे, बहुत ही उत्कृष्ट पियानिस्ट थे। जी, ये एक एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है कि मतलब जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक मतलब जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, आधे से ज्यादा लोग मतलब ऐसे होते हैं जिनका या तो कला से या तो संगीत या किसी भी तरह की किसी कला में कोई ना कोई रुचि उनकी होती है। ये चीज एक तो इसकी नोटिस। वजह ढूंढना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि विज्ञान हो या कला हो, ये सारे जो चीज है उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, मतलब कल्पना शक्ति की जरूरत होती है, और ये सारे जो है दिमाग का खेल है। तो इसीलिए ये कोरिलेशन काफी कॉमन होता है, जी। कि एक वैज्ञानिक कला में भी रुचि एवं प्रतिभा रहे, ये बहुत कॉमन रहता जी। है। और म्यूजिक, खास करके म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का कला है। मतलब आपको प्रकृति में, आप ऐसे देखेंगे तो प्रकृति में आपको प्रकृति का कोई चीज आपको वायलिन बजाते हुए नहीं दिखेगा, या पियानो बजाते हुए नहीं दिखेगा, या तबला बजाते हुए नहीं दिखेगा। तो आप सवाल कर सकते हैं कि अगर म्यूजिक, संगीत अगर प्रकृति में नहीं है, तो संगीत मानव के मस्तिष्क और भावना को इतना अफेक्ट क्यों करता है? तो इसका मेरा एक थियरी, वो थियरी ये है कि अगर आप म्यूजिक की बेसिस पे जाए ना, बेसिक नोट्स, चाहे इंडियन स्कीम में सारे गामा पा हो, या वेस्टर्न स्कीम में डोरे मी फा सोला टी हो, आप देखेंगे जो बेसिक नोट्स ऑफ म्यूजिक, दे आर फ्रॉम बर्ड सिंगिंग, कोयल हो या नाइटिंगल हो, पंछियों से, जो पंछियों का जो गाना होता है, बेसिक नोट्स ऑफ म्यूजिक हैव कम फ्रॉम दिस। वाइल परकशन इंस्ट्रूमेंट, तबला हो या मृदंगम हो, ये जो बेस का एक रिदम हो, वो रिदम आया है प्रकृति के जो साउंड, ओशन साउंड होते हैं, या नदी के जो रिपल्स, साहिल में जो रिपल्स जब टकराते हैं, वो जो रिदम होते हैं, वो बेसिक उनसे आया है। बाद में वो डेवलप होके बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया है। और क्योंकि पंछियों के नोट्स वो मानव जाति की इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर मानव का एक ट्राइब एक मरुभूमि में भटक रहा है, ना पानी है ना खाद्य है, तो वो कैसे पहुंचेगा जहां पे खाद्य है, पानी है? वो अगर पंछी के नोट्स, पंछी के जो सिंगिंग है, वो अगर ध्यान में रख दिया, तो जानता है कि जहां पे चिड़िया होगी, जहां पे पंछी होगी, वहां पे जरूर पानी होगा, वहां पे जरूर फल होगा, खाद्य होगा, तो उसको फॉलो करेगा। तो मेरे ख्याल से ये इवोल्यूशन की वही मानव के जातीय डेवलप किए, जो पंछी के सिंगिंग को फॉलो करके एक हैप्पी सिचुएशन जहाँ पे पानी हो, खाद्य हो, वहां पे रीच कर पाए। तो इसीलिए मैं समझता हूं म्यूजिक हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। बेसिकली नेचर से जुड़कर जो चीज है, मतलब नेचर से, तो म्यूजिक इज जो मैं लाइक द कहना साउंड चाहता ऑफ हूं, नेचर। करेक्ट, द साउंड ऑफ बेसिक म्यूजिक। अभी आजकल के म्यूजिक बहुत ही हम्म। एब्स्ट्रैक्ट हो गया है,
जैसे आजकल के मैथमेटिक्स बहुत अब्स्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन जो कॉमन मैथमेटिक्स, गिनने गिनने का जो रिवाज है, 1 2 3, ये तो नेचर में ही है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिकल नोट्स, बेसिक म्यूजिकल नोट्स, सारे गामा पा धा नी सा, ये has been inspired, according to me. My theory is it's come from the birds, and birds play an important role for the survival of human beings. And that is the reason, just like birds influence our emotions, music also influences our emotions. ये मेरा theory. जी, जी। तो काफ़ी मैंने मज़ा इसके आया। ऊपर एक essay भी लिखा था हुँ, on aesthetics. तो ये जितने भी एसेज़ की यहाँ पर बात हुई है सर, की साइंस फ़िक्शन की बात हुई है, तो उनमें से कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करें बिल्कुल, और आप आप लोग अगर वहाँ से जाके हुँ, गूगल सर्च में मेरे ब्लॉग स्पॉट में जाएंगे, बहुत सारे एसेज और कहानियां मिल सकती है। जी, patrickdasgupta.blogspot.com, उसमें आ, बहुत कहानियां, एसेज ऑन व्हाई म्यूजिक इन्फ्लुएंसेस आवर इमोशन, ये सारे पढ़ने को मिलेंगे। जी। और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग जाकर सर के ब्लॉग स्पॉट से डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो सर अंत की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ चले हैं इस हमारी बातचीत के। तो एक सवाल जो है अभी मेरे एक सीनियर हैं पवन भाई, उन्होंने भेजा है। 2016 में श्री अरबिंदो कॉलेज का मैंने ज़िक्र किया। 2016 में जब वो आप आए थे हमारे कॉलेज में, तब पवन भाई ने आपका ही एक पोर्ट्रेट जो है वो बनाकर जी आपको भेंट किया था। जी जी, बिल्कुल, तो मेरे पास अभी भी है वो, मेरे आपके पास पास अभी भी अभी वो स्केच है। बिल्कुल, जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। वो सच में उनका खुद का बनाया हुआ पोर्ट्रेट जो था, सच में उनकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं पवन जी को अम, उत्साहित करता हूँ कि वो पेंटिंग्स पे अपना काम जारी रखे, क्योंकि ये एक टैलेंट होता है। हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता है, हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता है। तो ये जी, जो एक इंट्रिंसिक टैलेंट है, हमेशा इंट्रिंसिक टैलेंट को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना चाहिए, जी, प्रोत्साहन और बढ़ावा देना चाहिए। जी। तो इसी के साथ सर आज की हमारी बातचीत जो है वो हम उसका यहीं जो है समापन करना चाहेंगे और जो काफ़ी सारी जो बातें हम लोगों ने करी हैं और काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी एकत्रित करी। आज साइंस फ़िक्शन की भी बात हुई, एस्ट्रोनॉमी की भी बात हुई, एस्ट्रोनॉमी की जड़ों तक हम लोग गए, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें हुई, उन सब के बारे में आज हम लोगों ने जाना और आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और होपफुली हम लोग दोबारा मिलेंगे और इस बार जब मिलेंगे तो कैमरा के एक ही तरफ बैठे होंगे दोनों और ऐसे मतलब ऐसे नहीं होगा कि मतलब एक कैमरा के दूसरी तरफ और कैमरा के इस तरफ। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, नमस्कार।